आ गया, आप लोगों ने बुलाया। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विथ आलोक में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। उस दिन सुबह आपकी नींद खराब की थी, आज शाम को आपके घूमने का टाइम खराब कर रहा हूं, पर ये समय ना घूमेंगे तो ज्यादा सफल होंगे। एक चीज और, पहले आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, आपने मेरे डायलॉग अरे मुरमाई को इतना फेमस कर दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मुझे तो लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने हम लोगों का मैराथन देखा और उसने कहा अरे मुरमाई रही तो यही क्वेश्चनवा है जो पेपरवा में आ रहा है, हम बनाए हैं, और इसी के डर के मारे वो एग्जाम 4 दिन डिले कर दिया। लेकिन ओका यो नहीं पता है कि जो 50 करा रहे इसमें से भी फंस जाएगा। क्या बताए, कौन समझाए आयोग को। वो हमारा प्रश्न देख के वो अरे मुरमाई करने लगा है और हमको लगता है कुछ दिन बाद अरे बपाई रे भी करने लगेगा। चलिए, और सब बढ़िया है? आप लोग सब लोग चाय पी के बैठे हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी को जाना है? सर जी हमारे करेजा ऐसा मत लिखिए, ठीक है? नहीं तो फिर बड़ा गुस्सा हो जाएंगी मम्मी की के करेजा हो रहे। ठीक, चलिए। और सबसे बड़ी बात, क्लास की एनर्जी जो हम बना के रखेंगे वह ताकत हमका आप लोग से चाहिए, समझा? हमका कोनो प्रकार के आलसपन नहीं चाहिए कि थोड़ा सा अरे राम थक गए क्लास देखत देखत, रात भर चटियाएंगे लेकिन क्लास देखत समय रीढ़ उड़ के हड्डी आपके कपार उपार सब फाटे लागत है। इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, घड़ी उड़ी उतार दूं, अच्छा लगता है फ्री होके पढ़ना। आइए, ठीक है, चलिए। और सब बढ़िया है? ये इसको देखता हूं तो जलन होती है, ये गायब हो गया है ना। इसके साथ साथ दूसरी सबसे खास बात, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, ठीक है? हमारे लिए कल स्वतंत्रता दिवस है, तो आप लोगों को मेरी तरफ से अग्रिम हमारे स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और आज की क्लास उन देश के शहीदों के नाम जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दी, आज की क्लास उन महान पुरुषों के नाम जिन्होंने अपनी जान लुटाने में एक पल नहीं सोचा, पुलिस की लाठियां खाने में एक पल नहीं सोचा और भारत को स्वतंत्र किए, जिसकी वजह से आज इस स्वतंत्र भारत में मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं और आप मुझे देख सक रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास उन शहीदों के नाम, और ये 50 प्रश्न फिर उसी 100 प्रश्न की तरह रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने पेट में 10 में 10 प्रश्न, उसके साथ साथ अगर कुछ सवाल इधर उधर की स्टैटिक जीके के भी आएंगे तो आप कर लेंगे। तो इसमें ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, कहा नजर न लग जाए, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे उन वीर पुरुषों, वीर सैनिकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से आज मैं अपने इस देश में खुल के जी सकता हूं, खुल के सांस ले सकता हूं, खुद के चल सकता हूं और खुल के इस बात का दावा कर सकता हूं कि मैं भारतवासी हूं। जरा एक बार नजर उठा के तो देखो, तुम्हारी नजर जहां तक उठती है वहां से मेरी लंबाई चालू होती है, क्योंकि मैं भारतवासी हूं। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। और एक चीज और, आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर इस चीज को डेवलप करिए कि एग्जाम की डेट बढ़ने से आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो एनर्जी है, वो आप टोटली कम कर लेते हैं। ये बहुत गंदी आदत है, ठीक है? इसमें तो आपको भाई अब हम लोग मैराथन कराते रहेंगे और कमीशन वाला कहता रहेगा कि सेम प्रश्न वो एग्जाम टालता रहेगा तो का पढ़ा छोड़ दे बका, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक? तो आप अपनी ताकत को, अपने जोश को, अपने एनर्जी को बना के रखिए। मेरा ये मानना है कि चटाई बनिए, चटाई जे पे मतलब बैठते नहीं है। पहले गांव में मम्मी लोग कथरी पे बुकवा लगा के फेंक दे घामे में, चटाई पे, वो चटाई नहीं, चटाई जो पटाखा आता है, ना पटाखा, चटाई का दूसरा पटाखा ना समझ लीजिए, पटाखा बनिए चटाई का, दिवाली वाला, जो आप आग शुरू में लगाते हैं वो आखिरी दम तक फट 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 उसी साउंड से जलता रहता है। अनार मत बनिए, अनार कि फुर्र से निकले खत्म। यही रीजन है सिलेक्शन का सबसे कम रेट हो जाता है, क्योंकि हम लोग अनार बनते हैं ना कि चटाई बनते हैं, ठीक? जितने लोग चाय पी रहे हैं अकेले अकेले पीजिए, एक दूसरे को दिखा के मत पीजिए। मैं अपनी चीज पी रहा हूं, मतलब पानी, जल ही जीवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्यूट, इसको नहीं, इनको। अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं उसी जोश के साथ, उसी होश के साथ। एक बार फिर अरे मोर माई रे पार्ट 2 का शुरुआत करते हैं, ठीक? चलिए,
तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता का अंत किस कारण से हुआ। ज्यादा समय न ले, कहा हमको पता है आप लोग कहीं ना कहीं समय दे हो गए 7:30 बजे कि हम मिले आओ बगिया में वहीं झाके जा, तो हमको पता है टाइम वही आप दिए होंगे कहीं, तो इसलिए हम 7:30 के पहले निपटाए देव आप सबके, कहा हम आप सबके काम खराब करी, ऐसा काम ना हो। ठीक है, मोहनजोदड़ो सभ्यता का अंत किस कारण से हुआ, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता का अंत कई ना कई कारणों से हुआ। किसी ने कहा कि बाढ़ के कारण हुआ, किसी ने कहा कि आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ, किसी ने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, किसी ने कहा भूकंप के कारण हुआ। तो मेरा सवाल यह है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता का जो अंत हुआ, अरे भाई रे, वो किस कारण हुआ। तो जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, भूकंप और बाढ़। देखिए ये जो आर्यों का आक्रमण वाला है इसको व्हीलर साहब ने कहा है। ठीक है, तो व्हीलर ने मोहनजोदड़ो की खास बात है, पिक्चर में भी दिखाए हैं, व्हीलर ने कहा कि जो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ वो आर्यों के आक्रमण से हुआ। ठीक, भूकंप से माना जाता है कि सभ्यता का अंत कालीबंगा का, क्योंकि कालीबंगा में जितने भी मकान मिले हैं सबकी दीवारों पर दरार पड़ी है। ठीक है, दीवारों पर क्या है, दरार पड़ी है। क्यों, क्योंकि जब भूकंप आता है तो नीचे से जब बेस हिलता है तो आप क्या, भूकंप आना तो क्या करते हैं आप, ऐसे मतलब सुत्ते रहते हैं, पौड़े रहते हैं बिस्तर पे, तुरंत भागते हैं, कहते हैं मोर माई रोज मर जाए, भागत हैं जान बचाए के। क्यों, क्योंकि भूकंप आता है तो छत गिरती है, नहीं तो जाके किसी कोने में खड़े हो जाएंगे इसे, क्योंकि छत गिरती है और दीवारों में दरार पड़ जाती है। तो कालीबंगा से जो चीजें पाई गई हैं, जो घर पाए गए हैं, सभी घरों में दरारें पाई गई हैं। इसीलिए माना जाता है कि क्या कहते हैं, कालीबंगा का अंत भूकंप के कारण हुआ। लेकिन मैके के अनुसार, समझिएगा आपका आंसर है डी, मैके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण हुआ, और उसमें एक खास हर सभ्यता थी। वो कौन सभ्यता थी, वो थी मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो सभ्यता का अंत किसके कारण हुआ, बाढ़ के कारण। पिक्चरिया में दिखाए थे ना कि बाढ़ आ जाता है, फिर लोग जाते कहते हैं गंगा नदी आ गई। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता का अंत किसके कारण हुआ है, बाढ़ के कारण। कालीबंगा का अंत किसके कारण हुआ है, भूकंप के कारण। लेकिन व्हीलर के अनुसार संपूर्ण सभ्यता का जो अंत हुआ है वो किसके कारण हुआ है, वो आर्यों के आक्रमण से। क्यों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन चैप्टर आवत है, वैदिक युग। चलो अगले प्रश्न में, बहुत बढ़िया, मूवी में दिखा, ये पिक्चर देखा जाता हो जैसे तो कोनो काम बाना। यहां देखिए, निम्न में से किस इमारत का निर्माण, निम्न में से किस इमारत का निर्माण औरंगजेब ने नहीं करवाया था। बीबी मकबरा बनवाया था ये के औरंगजेब। औरंगजेब की जो पत्नी थी राबिया उद दौरानी, बड़ी खूबसूरत थी, क्लास में फोटो दिखाए थे हम सबको। तो वो कहा कि मतलब कहा कि हम त्रस्त हो गए, तुमको एकदम नीचे गाड़ दे रहे हैं, ऊपर हम इमारत बना दे रहे हैं। तो जो बीबी का मकबरा है उसको हम क्या कहते हैं, दूसरा ताजमहल भी कहते हैं, या फूहड़ ताजमहल के भी नाम जानते हैं। और बीबी का मकबरा कहां है, औरंगाबाद में है। कहां पर है, औरंगाबाद में। ठीक, उसके साथ साथ क्या है, देखिए आगरा के लाल किले के अंदर भी मोती मस्जिद बना है, और दिल्ली के लाल किले के अंदर भी मोती मस्जिद बना है। आगरा के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया है, और दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने बनवाया है। इसके साथ साथ लाहौर में औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। लेकिन ये जो ऊखा मस्जिद है, ऊखा मस्जिद, ऊख माने गन्ना, गन्ना में ऊख बड़ा लगा, ऊख, ऊख में आ की मात्रा, ऊखा मस्जिद। तो ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला औरंगजेब नहीं था। ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला कौन था, मुबारक शाह खिलजी था। कौन था, मुबारक शाह खिलजी। ये अजीब पगलेट टाइप का रहा, बिना कपड़ा लगता के दरबारों में दौड़त रहा। ठीक है, कौन था, मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी की खास बात क्या है, इसने खुद को खलीफा घोषित किया था। अभी ये टीजीटी का सवाल था। ठीक है, इसने खुद को खलीफा घोषित किया था, मतलब इसने खलीफा के अस्तित्व को नकारा और इसने खुद को क्या कहा कि मैं ही खलीफा हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। और ये जो ऊखा मस्जिद है दोस्तों, ये कहां पर स्थित है, ये कहां है, भरतपुर में है। तो कहने का मतलब कि औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा और दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का क्या करवाया था,
निर्माण करवाया था? अच्छा, क्लास के पीडीएफ में आंसर लगवा दीजिए। तो क्लासिया देख के टिक कैले राजा है, कुछ अपनों मेहनत करिए, कितना दिन दूसरे के हाथ का खाएंगे, खुद अपना भी हाथ का खाइए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अरे मुरमाई रे, यहां ध्यान दीजिए। अब भगत सिंह को फांसी की सजा किसने सुनाया था? भगत सिंह को फांसी की सजा किसने सुनाया था? ठीक, हम उसको किसने सुनाई थी नहीं लिखे, उसको ज्यादा इज्जत मिल जाता। सुनाया था काहे कि तुम हमारे भगत सिंह को फांसी की सजा दिए। तो इसमें देखिए न्यायाधीश भी हैं, कुछ पत्रकारों के भी नाम है। तो भगत सिंह को ही नहीं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन हमारे तीनों महान पुरुष, तीनों शहीदों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। और इनको फांसी की सजा किसने सुनाई? आंसर बताइए। ये जो ब्रूम फील्ड, ब्रूम माने जानते क्या होता है? झाड़ू, झाड़ू। इन लोगों का भी अजीब नाम रहता था ना, इंग्लिश में होता था तो लगता था ओह माय गॉड हिज नाम इज ब्रूम फील्ड, पर फील्ड माने मैदान, ब्रूम माने झाड़ू, मतलब ऐसा झाड़ू जो मैदान साफ करते हैं। वहां सुबह हमारे क्या सब साफ करने आते हैं, तो इसका नाम था ब्रूम फील्ड। ये जो ब्रूम फील्ड था ना, इसने गांधी को सजा सुनाई थी, समझिएगा। ठीक, बेन मिलर जो था ये अंग्रेजी पत्रकार था। ठीक, अंग्रेजी पत्रकार। सब लोग गाड़ी में प्रेस लगा घूमते ना, बचपन में जब गाड़ी में लोग प्रेस लगा घूमते थे ना, तो हमको लगता था ये लोग कपड़ा प्रेस करने वाले हैं। तो बेन मिलर जो था ये अंग्रेजी पत्रकार था। इसने धर्सना नमक मिल का जिक्र किया अपनी पत्रिका में। ठीक, पिछली बार बताए थे 100 क्वेश्चन में धर्सना नमक मिल का जो कांड था, इसने उसका जिक्र किया है। और एडविन अर्नोल्ड, एडविन अर्नोल्ड कौन थे पता है? एडविन अर्नोल्ड, जिन्होंने गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा है। क्या कहा है? लाइट ऑफ एशिया। तो इन्होंने ललित विस्तार पुस्तक को आधार बनाकर गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा किसने सुनाई थी? जीसी डाल्टन ने। अरे मोर मायरे, ठीक है, जुकाम बहुत तेज है। ठीक, तो किसने सुनाई थी? जीसी डाल्टन ने। आप लोगों ने इसको ना एक टैगलाइन बना दिया है और मुझे काफी अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं, तो दिल से अच्छा लगता है कि हाँ यार मैं कुछ तो प्रयास कर रहा हूं। बस ये सब आपके लिए है और आप ही की मतलब आप ही की दुआ है, आप ही का मोटिवेशन है जो मुझे इस लायक कर रहा है, जो मैं अपने एनर्जी की सीमा को बरकरार रखता हूं। नहीं, सीमा किसी और की है, मेरे एनर्जी की लिमिट को मैं बरकरार रखता हूं। तो किसने सुनाया था? जीसी डाल्टन। मैं फिर से कह रहा हूं, व्याख्या पे ध्यान दीजिए। ये क्लास उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो बेचारे कहीं क्लास नहीं ले पाते हैं। सब लोग पढ़िए, फ्री में पढ़िए। इसे फ्री में हम लोग खूब भंडारा खाने चले जाते थे, उसे फ्री में पढ़ाई भी लिया जाता है। भारत में केंद्रीय द्वैध शासन, सवाल को ठीक से पढ़ जाया, ठीक है, गांधारी मत बनिएगा। भारत में केंद्रीय द्वैध शासन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम से हुई थी? भारत में केंद्रीय द्वैध शासन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, द्वैध शासन की जो शुरुआत हो रही, ठीक, वो कब हुई थी? 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन। अगर द्वैध शासन के इतिहास पे जाएंगे हम, तो सबसे पहले कुषाण वंश के शासकों ने, इसकी शुरुआत के सिलेबस में नहीं है, कुषाण वंश के शासकों ने, समझिएगा, कुषाण वंश के शासकों ने द्वैध शासन की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? द्वैध शासन की शुरुआत की थी। और द्वैध शासन का है, बात समझा। द्वैध शासन का एकदम आसानी समझने का प्रयास करा। जैसे अपने देश में एक प्रधानमंत्री और प्रत्येक राज्य के कहा है मुख्यमंत्री। ठीक, हर जगह के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। तो ये क्या है? द्वैध शासन प्रणाली है। मतलब प्रधानमंत्री की बात को मुख्यमंत्री मानने के लिए बाध्य है, लेकिन मुख्यमंत्री की बात को प्रधानमंत्री मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी को द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। और प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र द्वैध शासन मतलब क्या कहते हैं? केंद्र में, सेंट्रल में द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई वो कौन अधिनियम से हुई? 1935 के अधिनियम से। बिल्कुल सही, एकदम सही जा रहा है आपका आंसर। हमारा दिल खुश करता है, दिल हमारा बाग बाग शालीमार हो जाता है। तो किस शासन के तहत, किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत क्या हुआ? द्वैध शासन की शुरुआत हुई। एनर्जी बहुत कम पड़ गया, बहुत कम एनर्जी हुई जब आप सबके। पिछली बार से कम जाए तो हम अगली बार प्रैक्टिस करावे ना हो।
पक्का है, पेट में एकदम नहीं आएंगे, हम आउबे न करब लाई। ठीक, अगला सवाल, गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कथाओं को, गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कथाओं को क्या कहा जाता है? मतलब जब गौतम बुद्ध पैदा नहीं हुए थे तो उसके पहले की कथाओं को क्या कहते थे? बड़े बड़े पुरुष हम लोग, अच्छा हमरे तोरे सबके पैदा हुए पहले कथा का कहा जाता रहा? कोनो कथा नहीं थी, और पैदा हो गए उसके बाद कोनो कथा नहीं है। एक एक कथा है, फालतू पैदा हो गया तो एकदम कलंक है, कथो लायक ना आया, मतलब एकदम छीछा लेदर समाज में मचाया है, ये हम लोगों को कथा है। लेकिन गौतम बुद्ध की कथा क्या थी? त्रिपिटक जो था ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ था। क्या था? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ। ठीक, पवित्र ग्रंथ था। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक मिलाकर त्रिपिटक बना था। भगवती सूत्र क्या था? ये जैन धर्म से जुड़ा है, जैन धर्म से भगवती सूत्र। थेरी गाथा क्या है? ये बौद्ध साहित्य है। थेरी गाथा का है, ये बौद्ध साहित्य है। लेकिन गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कथाओं को क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। जातक मतलब बुद्ध के पैदा होत तक। तो याद रखिएगा, बुद्ध के पैदा होने तक की जो कथाएं हैं वो है जातक कथाएं। चला अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए भैया सब्जी बाद में ले ले, टमाटर ले निकला हुई कई जने भाई, एक टमाटर ले निकला था ना, पूरा हमरे खेत शुक्ला मार्केट घूम लेते हैं, पता नहीं टमाटर ले निकला था नहीं कुछ और करे निकला थे। जायदा गंदी बात ना। सोने की न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? इसको कहते हैं फ्री फंड का पैसा। अरे लोहे के लगवा ले होत्या, पीतल के लगवा लेता, तांबा के, सोने के लगाए रहे, सोने के, गोल्ड इतना महंग चलता है इस समय, क्या बताए। सोने की न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? इस सोने की न्याय की जंजीर को दोस्तों एक चीज और कहते हैं, जंजीरे अदली। क्या है? जंजीरे अदली। वो जो आगरा का लाल किला है ना, आगरा का लाल किला घूमने गए होंगे तो जब वो गाइड आपको ले जाते हैं तो एकदम पिछवा लेके चले जाते हैं, जो सफेद सफेद बना, जहां से ताजमहल दिखता है, ताजमहल ऐसे खड़े फोटो खिंचाते हैं। और कोनो फार्मर मिल जाती है, मैम एक्सक्यूज मी कैन आई हैव वन पिक विथ यू? तो हम काहे ले फोटो, हम काहे ले भैया, तो हमारे साथ हमसे कहो लेने के लिए, हम खुद सेलिब्रिटी हैं। तो ये वहीं पर इसको लगवाया था। किसने लगवाया था? इसको जहांगीर ने लगवाया था। ठीक है, जहांगीर ने। और एक जो रसरी रही, रस्सी वो रोड तक थी, मतलब किसी को भी अगर न्याय चाहिए तुरंत हिला देता था, टन टन बजने लगता था, ये तुरंत न्याय करता था। तो कहने का मतलब हमको कभी लगता है कि मान लीजिए ये न्याय जंजीर लगाया हो, कोनो कुकुर उकुर फंस जाए कोनो दिन, तो फिर तुरंत उठ जाता होगा, कुकुर उकुर फंसता होगा, तुरंत टन टन होता होगा, तुरंत कहता होगा न्याय लाओ। अब कुकुर का न्याय हो, भगवान मालिक है। तो सोने की न्याय की जंजीर लगवाने वाला कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। आइए, हाँ मुकेश कुमार बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। या इट इज अ सॉन्ग रिलेटेड टू लेडीज इन अ बौद्ध धर्म। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अली गौहर किसका नाम था? अली गौहर, गौहर खान नहीं, गौहर खान के बारे में ना सोचने लगा फोटो देख के गूगल पे डाल के। अली गौहर किसका वास्तविक नाम था? सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, जहांगीर। जहांगीर ना बहुत लाडला थे, जैसे हम लोग बहुत लाडले होते हैं तो कोई मोनू कहता है, कोई टोनू कहता है, कोई सोनू कहता है, कोई कहता है हमार ललनवा खेले। तो जहांगीर का नाम था सलीम। ठीक है, और इनको शेखू बाबा भी कहते थे, शेखू बाबा, शेखू बाबा के नाम से भी जानते थे। मोहम्मद शाह का पूरा नाम था रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, रंगीला था ये, मतलब रंग बिरंगा टाइप में था। उसके बाद सिराजुद्दौला तो हटा दीजिए, इनका नाम कोनो नहीं था। जो अली गौहर नाम है वास्तविक नाम, ये किसका नाम था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का। अली गौहर किसका वास्तविक नाम था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का। क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बताइए फटाफट। अरे मायरे कमीशन जब ये वाला देखेगा ना प्रैक्टिस तो कहेगा हरे राम हो, अब हम पेपर ओपन ना बनो भैया, सब कुल फंसवाई देते हैं, हमसे ना हो पाए। पेट का एग्जाम करावा न करावा, हमसे रोज हमारे मेहरारू झगड़ा होते क्वेश्चन बनने के चक्कर में। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारा तो काम है भाई फंसवाना। हाँ, अगले प्रश्न चलते हैं।
एक चीज और भी बताना है, बीच में भी रुक रहिए। देखिए एक चीज और है, उई है, ये नहीं, ये तो गौरव पांडे है, ये गौरव पांडे, ये हारे सर, संदीप भैया सर, ठीक है, आदरणीय संदीप भैया सर की कल क्लास है स्वतंत्रता दिवस पे। ये लोग आपको मैथ से स्वतंत्र करेंगे 15 अगस्त की शाम को 6 बजे। इनके साथ लाइव बने रहिएगा। गणित का बहुत ज्यादा रोल है, गणित देखिएगा। इनसे जैसा गणित कोई नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि भैया खुद गणितज्ञ हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ भैया दिमाग में हमेशा सवाल चलता रहता है, ऑफिस में बैठे रहते हैं तो भी सवाल के बारे में सोचते रहते हैं कि कितना कितना फीस आया, क्या आया, ये सब सोचते रहते हैं। तो हमेशा ये मैथ कैलकुलेटर करते हैं। तो इनकी क्लास करिए और मैथ के पूरे का पूरा सवाल कवर मैं बताता हूं। ये जितने भी सवाल आपको बताएंगे उससे पक्का आएगा। तो कल संदीप भैया का समर्थन करिएगा और क्लासेस मैथ की देखिएगा। अब आते हैं हम लोग अपनी नौटंकी पे। ये कहां से आएगी बीच में, हट। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय केंद्रीय संग्राम समिति का गठन किसने किया था? भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय केंद्रीय संग्राम समिति का गठन किसने किया था? ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हुआ था कि सभी लोगों को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कहीं ना कहीं बंद कर दिया था, लेकिन एक बहुत चालाक आदमी थे इसमें जिन्होंने केंद्र संग्राम समिति गठन किया। ये अंडरग्राउंड हो गए थे, ठीक है, लुका गए थे, इनको कोई पकड़ नहीं पाया। तो वाई बी चौहान ने किसका गठन किया था? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, समानांतर सरकार का, ठीक है, समानांतर सरकार का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू को इनका पकड़ के जेल में ठूस देंगे, जेल चले गए। राम मनोहर लोहिया रेडियो में बोलते रहते थे। किसमें बोलते रहते थे? रेडियो में बोलते रहते थे, रेडियो में बोलते रहते थे। और साथ साथ ये केंद्रीय संग्राम समिति का गठन किसने किया था? इसका गठन करने वाला कौन था? जयप्रकाश नारायण थे। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान केंद्रीय संग्राम समिति गठन करने वाले कौन थे? कौन थे? जयप्रकाश नारायण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखो, आपस कुछ लोग इसमें आपस में बतियाने लगते हैं। कहां बता, इन लोगों को ये नहीं पता है कि सामने जो खड़ा है वो आपसे तगड़ा है, ठीक। डोंट गिव अ प्रायोरिटी टू समवन दैट ही और सी कुड मेक यू प्रायोरिटी लेस। मेक योर ओन फेम एंड स्टेज दैट एवरीवन वांट्स टू मीट यू एंड यू विल ऑलवेज बी द फर्स्ट प्रायोरिटी टू देम। मेरा यही मानना है। अब हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा, अंग्रेजी पढ़े है ना। चलिए और बताइए, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? ठीक है, ठीक। देखिए भैया, जब सब लड़ाई झगड़ा ना करिए इसमें, नहीं तो फोन उन पटक पटक के तोड़ टाट डालेंगे हम निकल के फोन से, ठीक है। यहां समझिए, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा? पहाड़ी चूहा माने जो अपने की मुष्टि होती हूं, नहीं छोट छोट कि एक बच्चे में आते थे ना, उर्दू के 70, अंग्रेजी के ए में लगा बोरी, निकली सूत, बनेंगे मुष्टि। ये नहीं, ये मुष्टि नहीं। पहाड़ी चूहा जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, पहाड़ी चूहा, ठीक है। तो पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसको कहा गया? मतलब किसने कहा शिवाजी को? अब जाहिर सी बात है, शिवाजी औरंगजेब के समकालीन थे, तो कौन कहा होगा? औरंगजेब कहा होगा। कौन कहा होगा? औरंगजेब ने। तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा साहसी डाकू करने वाला कौन कहा? औरंगजेब। ये लोग जब हारने लगते थे ना, तो हम लोगों को चूहा समझ, इन लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ पिक्चरिया उच्चरिया में अगर कानून और मुजरिम से अगर वो उगलवाना होता है सच्चाई, तो बोरिया में चूहा भर के खपड़िया में बांध दिया जाता है, सच्चाई उगल देता है। कौन सी मूवी है बताइए फट से, कौन सी मूवी में ये सीन आया था बताइए? गांधी ने सर्वप्रथम, अरे ममाई, गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया था? गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल किस, ये देखिए मूवी का नाम आने लगा, तिरंगा। मतलब पिक्चर याद है सबको, पिक्चर याद है, ठीक है। लेकिन अब पढ़ाई वाला सवाल पूछ ले कि 3 दिन पहले क्या पढ़ाई तो हवा हो गए हो, तिरंगा, राजकुमार जानी। लिखिए गांधी ने, देखिए गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया? देखिए चंपारण सत्याग्रह जो रहा, ये भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह रहा, भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह था, ठीक।
नमक आंदोलन के दौरान वो भूख हड़ताल कर ही नहीं सकते थे, ठीक है, बेचारे बूढ़े हो गए थे, खाएंगे पिएंगे नहीं, चलेंगे कैसे, बहुत दूर चलना था। असहयोग आंदोलन के दौरान भी उनको खाना पीना जरूरी था क्योंकि नेतृत्व किए थे। तो उन्होंने ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, ये क्या था, ये अहमदाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था कि यहां के मजदूरों को बोनस दिया जाता था क्योंकि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो इन लोगों को अहमदाबाद में प्लेग फैला था, प्लेग चूहे फैलने द्वारा बीमारी है, तो इन लोगों को बोनस दिया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो बोनस को समाप्त कर दिया गया। तो यहां के मजदूरों का कहना था कि भैया विश्व युद्ध समाप्त हुआ है, महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, थोड़ा सा बोनस दिया जाए। तो जब बोनस नहीं दिया जा रहा था तो मिल मजदूर के मालिक थे अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बहन के कहने पर क्या हुआ कि गांधी अहमदाबाद गए और इन्होंने कहा कि जब तक बोनस न दे हम कुछ खा पिए ना, हम कुछ ना खा पिए चाहे मर जाए। तो सबसे पहला जो भूख हड़ताल किए वो किस आंदोलन के दौरान किए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान। आइए, एक जगह कहा था सर फास्ट प्लीज, ऐसा लग रहा है कि हम राजधानी या जनशताब्दी हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी को 7 बजे का टाइम देके रखा है। अगला सवाल, लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, यह भी टीचिंग सवाल था। लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुतुबुद्दीन ऐबक, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी। ये जो लौह स्तंभ है, लौह स्तंभ, ये पहले कश्मीर में था, ठीक है, कश्मीर में पहले बॉर्डर में तार और नहीं घेरा जाता था, खंभा गाड़ दिया जाता था। इसके बाद इसको एफएसटी ने जो फास्ट करे थे, एफएसटी ने इसको दिल्ली के महरौली में लाया। कहां पर लाया, दिल्ली के महरौली में। और महरौली में कहां लाया इसको, कुतुब मीनार के सामने, ठीक। इस सब आप कुतुब मीनार घूमने जाएंगे, सामने तो लोहा का खंभा लगा हुआ है। तो ये जंग रहित है, आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा। और इसका निर्माण करवाने वाला कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी, सीरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी। देखिए, दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए, प्रत्येक शासकों ने कोनो न कोनो शहर की स्थापना की। तो सीरी नामक शहर की स्थापना किसने किया था, देखिए फिरोज शाह तुगलक जो था, इस स्थापना किया फिरोजाबाद का, ठीक। फिरोजाबाद कहां प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए, गोरी है कलाइयां पहना दे मुझे कांच की चूड़ियां, खन खन बजाऊंगी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलपुरी नामक शहर की स्थापना मंगोलपुरी नामक शहर की स्थापना की। काहे, क्योंकि मंगोलों का आक्रमण चालू हो गया था और इसके शासनकाल में कई सारे मंगोलों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक शहर की स्थापना की, ठीक। और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की और यहीं पर गयासुद्दीन को दफनाया भी गया है। तो सीरी नामक शहर की स्थापना कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कब हुआ, पूरा जब एक थी पूरा लिखा बा, 3 थी आधा लिखा बा, जब से शॉर्ट फॉर्म आया तब से बहुत टेंशन हो गया है। अब हमारा नाम शॉर्ट फॉर्म में गौरव है, और अगर नहीं फुल फॉर्म में गौरव है, गौरव का शॉर्ट फॉर्म गु, कोई कहेगा गु याद रखिए। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905, 12 दिसंबर 1911, 11 अगस्त 1908। 11 अगस्त 1908 को क्या हुआ था दोस्तों, खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई थी। किसको फांसी दी गई थी, खुदीराम बोस को फांसी दी गई, ठीक, वेरी गुड। 12 दिसंबर को क्या हुआ, राजधानी स्थानांतरण हुआ। कहां से, कलकत्ता से दिल्ली। राजधानी स्थानांतरण कहां से किया गया, कलकत्ता से दिल्ली। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन किया गया। लेकिन यह प्रस्ताव जो आया था बंगाल विभाजन का, यह 18 जुलाई 1905 को आया था। और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक, टाउन हॉल कहां था, कलकत्ता में, कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या किया गया, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। और 16 अक्टूबर को कर्जन के शासनकाल में बंगाल को 2 भागों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। क्लियर, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल में पहुंचते हैं, ठीक है, अगले सवाल पहुंचते हैं। लिखिए
आइए फटाफट, ज्यादा समय नहीं लेंगे, संध्या टाइम है, सबको घूमना है। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? बताइए फट से, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? आप लोग वो जो सिलेबस में राजपूत और मराठा है ना, उसके लिए परेशान मत होइएगा। जय सवाल करा रहे हैं प्रैक्टिस में, उसी में से छप जाएगी, आप देख लीजिएगा, पक्का छप जाएगी, ठीक है। तो प्रतिहार शासक को आदि वराह किसे कहा गया? मिहिर भोज। मिहिर भोज, दूल्हे राजा मूवी में गाना है ना, कहा राजा भोज, कहा आगे वाला नहीं बोलेंगे, लेकिन मिहिर भोज जो है इसको आदि वराह की उपाधि से नवाजा जाएगा। किसको? मिहिर भोज को। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से ह्वेनसांग को किस नाम से नहीं जाना जाता है? निम्न में से ह्वेनसांग को किस नाम से नहीं जानते? वेरी गुड, ग्रामर इंग्लिश का ट्यूशन लेते हुए, सॉरी हिंदी के, ठीक है। हम किस नाम से नहीं जानते? देखिए, युवान चुआंग, शाक्य मुनि, को यात्रियों का राजकुमार। युवान चुआंग ह्वेनसांग, शाक्य मुनि ह्वेनसांग, यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग, और ह्वेनसांग की पढ़ाई कहां हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय में। ये भारत में बौद्ध धर्म को सीखने के लिए और भारत में बौद्ध धर्म के प्रभुत्व को देखने के लिए आया था। और बौद्ध धर्म में किस शाखा का इसने ज्ञान प्राप्त किया? महायान शाखा का ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की पढ़ाई होती थी। और ये जो कुल नाम था, ये किसका नाम था? फायान का नाम था। किसका नाम था? फायान का। तो आपका आंसर क्या है? सी। देखिए, हम चाहे तो 15 मिनट में सवाल खत्म कर दें, लेकिन व्याख्या आपको देखना पड़ेगा, व्याख्या आपको देखना पड़ेगा। अरे भाई रे, शिकागो हिंदू सम्मेलन में, शिकागो हिंदू सम्मेलन में किसने हिंदुत्व पर भाषण दिया था? शिकागो हिंदू सम्मेलन में किसने हिंदुत्व पर भाषण दिया था? बताइए, शिकागो हिंदू सम्मेलन में किसने हिंदुत्व पर भाषण दिया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, ज्योतिबा फुले। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इजी सवाल भी है। किसने दिया था? बताइए। अब बहुत लोग सी कह रहे हैं, नहीं भैया रामकृष्ण परमहंस नहीं, तब तक रामकृष्ण परमहंस गुजर चुके थे। जैसे हम कहते हैं ना कि वो कहा थे, गुजर चुके थे। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने दिया था, ठीक है। शिकागो के हिंदू धर्म सम्मेलन पर सबसे हिंदुत्व पर भाषण देने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। चलिए अगले चलते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन की पूर्ण रूप से उपनिवेशवाद की स्थापना किस युद्ध के बाद माना जाता है? ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन की पूर्ण रूप से उपनिवेशवाद की स्थापना किस युद्ध के बाद माना जाता है? मतलब भारत में जो अंग्रेज आप पर रायता फैलाना चालू किए, वो किस युद्ध के बाद किए? पलासी का युद्ध, 1857 क्रांति, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। देखिए, पलासी का युद्ध हमने पिछली बार बता दिया था 1757 को। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 को। किसके किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में वर्सेस फ्रांसीसी के बीच में। क्या हो गया? हाँ, फ्रांसीसी के बीच में। किसके किसके बीच में? फ्रांसीसी के बीच में, ठीक। आयरकूट ने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित किया। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ, और बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की 2 संधियां हुई, जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई, और भारत में पूर्ण रूप से उपनिवेशवाद की स्थापना जो माना जाता है वो बक्सर के युद्ध के बाद माना जाता है। किस युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। आगे सवाल चलते हैं। अरे मोहन भाई, चालीसा दल का अंत किसने किया? चालीसा दल का अंत किसने किया था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, शमसुद्दीन कैमर्स। ठीक, किसने किया था? रजिया गुंडों में फंस गई। अक्षय कुमार, मल्लिका शेरावत। ठीक है, अल्लाह बचाए मेरी जान, रजिया गुंडों में फंस गई। देखिए, इल्तुतमिश ने तुर्काने चिहलगानी का गठन किया था। किसका? तुर्काने चिहलगानी का। और ये जो तुर्काने चिहलगानी था, ये क्या था? चालीसा। इसी को चालीसा के नाम से जानते हैं। शमसुद्दीन कैमर जो था, ये आखिरी शासक था। आखिरी शासक था किस वंश का? गुलाम वंश का। किस वंश का? गुलाम वंश का। और बलबन जो था, उसने चालीसा दल का अंत किया। इसके साथ साथ बलबन जो था, ये स्वयं चालीसा दल का सदस्य था।
40 दल का सदस्य कौन था? बलबन था। इसके साथ साथ रजिया जो थी ये प्रथम मुस्लिम शासिका थी, प्रथम मुस्लिम शासिका थी, क्योंकि दिल्ली शरीयत में एक चीज था कि कभी भी कोई महिला या अपंग व्यक्ति गद्दी पर नहीं बैठ सकता। लेकिन जो इल्तुतमिश के लड़के रहा रुकनुद्दीन फिरोज, वो बहुत घुमक्कड़ टाइप का था, ठीक है, मतलब वो विलासी प्रवृत्ति का था, अय्याश टाइप का था, तो इसीलिए तुर्क सरदारों ने गद्दी पर किसको बैठा दिया? रजिया को। जैनियों का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? अगला सवाल है, जैनियों का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? ठीक, यहां समझिए, जैनियों का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? ठीक, कुंडग्राम, यहां पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? कुंडग्राम में। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने, श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्या दिया था? सर्वाधिक उपदेश दिया था। श्रवणबेलगोला जो है ये जैनियों का महत्वपूर्ण स्थल है। और अगर जैनियों में देखिए मगध भी है, ठीक, लेकिन देखिए अगर पूर्ण रूप से पूछा जाए कि जैनियों का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था, तो वो कर्नाटक का श्रवणबेलगोला था। और अगर ये पूछा गया कि प्रमुख किसका केंद्र था, तो दिगंबर जो थे उसका प्रमुख केंद्र था श्रवणबेलगोला, और श्वेतांबर का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मगध। तो इसका आंसर है कर्नाटक का श्रवणबेलगोला। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। गायत्री मंत्र का जिक्र किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का जिक्र किस मंडल में है? तो पहले गायत्री मंत्र बताइए, गायत्री मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? कोई बताएगा गायत्री मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? अभी मत कहिएगा कि सर अच्छी पत्नी के लिए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, नहीं। हाँ सर नौकरी के लिए गायत्री मंत्र, नहीं नहीं। गायत्री मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? देखिए 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र मिलता है, पुरुष सूक्त, इसके साथ साथ शूद्र जाति, इसके साथ साथ विश्व की उत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति। ठीक, किससे जिक्र मिलता है? 10वें मंडल में। 9वें मंडल में सोम रस का जिक्र मिलता है। आर्य लोग कहते थे कि सोम रस का पान करने के बाद आर्य अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। सही बात है, जब ज्यादा हो जाते क्यों नाला में, क्यों ठेला में, क्यों रोटी पड़ा रहा थे। अभी आ रहे थे पढ़ा के एक मिलाई से रोटी पड़ा था, कह रहा हम बाहुबली महिष्मती साम्राज्य। हम कहे हाँ भैया, हम कहे बढ़िया भाई, मैं कहा रहा रोवत रहा क्यों ताई, बढ़िया है, ठीक है। तो और 7वें मंडल में दशराग युद्ध का जिक्र मिलता है, दशराग युद्ध का, ठीक है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र मिलता है, और इसको काहे पढ़ते हैं? इसको सूर्य देवता के आवाहन के लिए पढ़ते हैं। और इसको किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। कौन लिखा है? विश्वामित्र ने। चला अगले सवाल चलते हैं। कुछ लोग सब्जी लेके आ रहे हैं तब आ रहे हैं, ठीक है। मुरेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? अगला सवाल बताइए, मुरेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, हाँ सूर्य के आवाहन के लिए। कुछ जने कुछ और सोच के कह रही हैं, ठीक है। मुरेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। मुरेरा का सूर्य मंदिर किस है? ठीक, कहां? उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क, ठीक, कोणार्क सूर्य मंदिर है। कहां पर? उड़ीसा में। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ब्लैक पगोड़ा के नाम से, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी हम जानते हैं। किसको? उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर को। लेकिन मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां पर है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। चला अगले सवाल पे चलते हैं। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह किसकी नीति थी? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह किसकी नीति थी? समुद्रगुप्त, अशोक, बुद्ध, हर्षवर्धन। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह मतलब पता क्या आता है? ग्रहण कर लेना, फिर कोई ए भैया छोड़ दे, हमसे गलती हुई है, विनती करना, अगर बात ठीक है जा छोड़ दे। तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह मतलब ग्रहण कर लेना और अनुग्रह करने पर मोक्ष माने छोड़ देना। ये एक्चुअली ये ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, इसके साथ साथ प्रसोभ धारण, ये दोनों नीतियां जो थी ये समुद्रगुप्त की थी। ठीक, इस नीति को इसने दक्षिण भारत के लिए अपनाया था और इसको इसने उत्तर भारत को जीतने के लिए अपनाया था। प्रसोभ धरण मतलब बलपूर्वक अधिकार कर लेना, ठीक है। और ग्रहण मोक्ष अनुग्रह मतलब ग्रहण कर लेना और विनती करने पर छोड़ देना।
तो ये किसकी नीति थी? समुद्रगुप्त की नीति थी। चलिए अगले सवाल चलते हैं। रुको रुको, शाहनामा किसकी रचना थी? शाहनामा किसकी रचना थी? अरे जो खामोश ना जाता है यार, ना शुरू के कभी कभी लगता है कि अतड़िया उतड़िया कहीं ना शुरू लें। शाहनामा किसकी रचना है? अलबरूनी, फिरदौसी, बयाकी, उतबी। मैं बहका। अलबरूनी की रचना है किताबुल हिंद। अलबरूनी की रचना क्या है? किताबुल हिंद, ठीक, जिसको हम भारत का दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का दर्पण। उतबी का किताब है किताबुल यमन। इसकी क्या किताब है? किताबुल यमन, जिसको हम अफगानिस्तान का दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अफगानिस्तान का दर्पण कहते हैं, ठीक। लेकिन जो शाहनामा है वो फिरदौसी का है। किसका है? फिरदौसी का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, महमूद गजनबी के साथ कई सारे साहित्यकार, इतिहासकार भारत आए थे, लेकिन फिरदौसी भारत नहीं आया था। फिरदौसी भारत नहीं आया था। और फिरदौसी को पूर्व का होमर कहते हैं। पूर्व का होमवर्क नहीं, होमर कहते हैं। ये फिरदौसी को ना गजनबी ना वो कर दिया था, वो चालाकी अपना लिया था। कहा कि तुम गजनी वंश बारे में दोहा लिखो, हर दोहा तुमको इतना पैसा दे देंगे। ये बेचारा सीधा साधा मैंने लिख दिया, फिर गजनी कहा ले ठेंगा, नहीं देंगे पैसा, नहीं देंगे पैसा। तो महमूद गजनबी पैसा नहीं थे, इसने शराब दिया कि तुम मर जाता बहुत जल्दी। और उसके बाद जब गजनबी की तबीयत खराब होने लगी, गजनबी ने कहा फिरदौसी को बुलाओ, हम मरे वाला ही। तो पहले फिरदौसी चल बसा रहे। तो कहा जाता है कि मतलब फिरदौसी के श्राप से भी महमूद गजनबी की मृत्यु हुई थी, कहीं कहीं मिलता है, ठीक। चलिए आइए क्या समझिए, ठीक। देखिए, अब कुछ लोग बड़ा बुद्धिमान टाइप के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट हूं, तो हम कहते हैं काम करो, अस्पताल में जाकर पढ़ाई करो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर हंसी मजाक नहीं अच्छा लगता है, केवल पढ़ाते रहिए, बांचते रहिए। जैसे नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आज आपको 24 नंबर प्रश्न के बारे में बताता हूं। और ये 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी ने टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना कब की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे तो न्यूज हम बांट रहे हैं, और जो सीरियस है वो जाके अस्पताल में पढ़े भाई। जो एकदम सीरियस स्टूडेंट है वो सीरियस से रह जाते हैं। आगे यहां देखिए, गांधी ने टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना कब की। खास बात क्या है कि जो लियो टॉल्स्टॉय है, लियो टॉल्स्टॉय ने एक लाइन कही थी, आज सुबह की क्लास में पढ़ा था, कि वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य दुनिया को बदलने की बात करता है, लेकिन वो खुद में बदलाव नहीं लाना चाहता है। बिल्कुल सही बात आपने कहा, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अब नहीं करते हैं। तो गांधी के जीवन पर, ठीक है, मतलब गांधी के जीवन पर दो लोगों का बहुत प्रभाव था। गांधी के जीवन पर एक तो रहे टॉल्स्टॉय और दूसरे थे हेनरी डेविस थोरो, ठीक, गौरव उजागर पांडे, मतलब हेनरी डेविस थोरो का भी प्रभाव था। तो टॉल्स्टॉय देखिए 1893 में क्या हुआ, गांधी अफ्रीका गए। गांधी अफ्रीका गए, ठीक। हम इसमें एक चीज और आपको ऐड कर दे रहे हैं। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किए गांधी ने। नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया, और कहां पे किया? अफ्रीका में किया। 1915 को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी पूर्ण रूप से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। कैन अफ्रीका में मन ना लागता है, पैसा कौड़ी खत्म हो गया, हम चलते अपने देश, ठीक। 1910 में क्या हुआ? टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना हुई। याद रखिएगा 1910 में क्या हुआ? टॉल्स्टॉय फर्म की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। समझ में आ रहा है? लिखिए, बिल्कुल सही। आइए अरे सब चलते हैं। बहुत लोग ना हमको वो मैसेज भेज देते हैं जो कहीं और भेजना चाहिए। ये मतलब ऐसे उस सब वाला जो आता है आजकल, स्माइल वाला मैसेज आता है, वो सब भेज देते हैं हमको। हमको शर्म आ जाती है अपने, गंदी बात। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बताइए। देखो, एक कहना है कि गांधी जी अफ्रीका के किस स्टेशन पे उतारे गए थे, ठीक है। पीटर्समोहित्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पे ठुठुरती हुई ठंडी में इनको A1 क्लास के डिब्बे से उतार दिया गया। कहे आप इसमें बैठने लायक नहीं है, क्योंकि गोरे और काले का मतभेद चल रहा था। खुश, हंसा, दुआ दिया। अब आगे पढ़ा।
मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा गया? बालाजी विश्वनाथ, शिवाजी, बालाजी बाजीराव द्वितीय, सदाशिव राय, किसे कहा गया? बताइए मुझसे किसको? देखा, मतलब बालाजी बाजीराव है, मतलब कौन से मूवी में बालाजी बाजीराव? भाई विश्वनाथों कुछ किए हैं, काशी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। अरे सवाल चलते हैं, रुक जाओ। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? आपको पता है खजुराहो का मंदिर कहां है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और भारत का प्राचीनतम मंदिर है, ठीक, प्राचीनतम मंदिर है, याद रखिएगा। आप दूसरे सेंस से मत लेके जाइएगा इसको। 1000 ईस्वी में बना था, मतलब ये पहाड़ को पहाड़ पे रख के ये मंदिर बनाया गया है। और ये तू कहां भागत, यह पहाड़ पे रख के बना, पर बड़े बड़े पत्थरों को रख कर इसको बनाया गया है। और खास बात क्या है, ये भूकंप रहित मंदिर है, भूकंप रहित मंदिर है। हमारे पहले के लोग इतने मतलब बुद्धिमान होते थे कि उनको पहले से आभास था। और आज के डेट में कहां है? हमारे कहां का बहुत, हम खुद इंजीनियर हैं, बीटेक हैं, हमारे कहां के इंजीनियर के आजकल कह दीजिए रोड बनाने को तो रोड ऐसी बनाते हैं, पानी बीच में भर जाए और बाद पूरी सड़क बैठ जाए, ठीक है। अब की रोड ऐसी बननी चाहिए, तो क्या करें, मतलब जब बीटेक में जाने के बाद तो पर निकल आता है, तब तो लगता है कि ओ मैं तो इंजीनियर हो गया। उनको इंजीनियर ऐसे जोड़ते हैं, देखो ER इंजीनियर। इंजीनियर मैंने पता है एक 10 लाख, इसका 5 लाख, एक 2.5 लाख, बिया करब तो 17.5 लाख रुपया ले, ठीक है। लेकिन उनको ही नहीं पता है कि आज के डेट में रिक्शे वाले ज्यादा इंजीनियर हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ये सही, हम खुद इंजीनियर हैं, खुद मानते हैं इस बात को, ठीक है। देखिए ये है 1857 के विद्रोह। कहां पर विद्रोह हुआ, कहां पर किसने दमन किया, ठीक, कहां पर विद्रोह हुआ, कहां पर किसने दमन किया, बताइए। ये 1857 के विद्रोह का है, कहां पर किसने विद्रोह किया और कहां पर किसने दमन? दिल्ली में निकलसन, लखनऊ में कैंपबेल, ग्वालियर में ह्यूरोस, बनारस में कर्नल नील। बताइए, यहां पर निकलसन नहीं होगा, यहां कह रहे हैं हडसन। निकलसन के तो खाई के मार लाते लात कूट दें, फलफलाएगी खुनवा मुंह से। जब यहां पे जब मेरठ की 20वीं छावनी की टुकड़ी जब दिल्ली चढ़ गई ना, तो निकलसन मार बंदूक लेके आए, कहे कि ऐसे कैसे। उनके बाद इनका इतना कूटा गए कि इनका थुबरा उबरा थुथुरा सब टूट गया, जबड़ा उबड़ा बाहर निकल गया। तो इस विद्रोह में निकलसन की मृत्यु हुई थी, लेकिन इस विद्रोह का अंत किसने किया था? हडसन ने किया था। चलिए, लेकिन जल्दी अब कर रहे हैं ना, अब बहुत लोगों जाना है, लेट हो रहा होगा, मैसेज आ रहा होगा, कब आओगे, हम बात नहीं करेंगे, तो जाके चला जा, क्या करिए भैया, ठीक है। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की? राम मोहन राय, ठीक है, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, ठीक। तो सत्यार्थ प्रकाश रचना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने किया। बहुत बढ़िया, चलिए अगले सवाल चलते हैं। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने में गांधी की सहायता किसने की? असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने में गांधी की सहायता किसने की? एनी बेसेंट, CR दास, अली ब्रदर्स, सूर्यसेन। बताइए। एनी बेसेंट तो ये समर्थन में नहीं थी कभी गांधी के, कहती थी हमको उन पे कोनो विश्वास नहीं है। CR दास जो थे, इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था असहयोग आंदोलन का। सूरसेन जो थे, ये तो चटगांव शस्त्रागार से जुड़े हुए, हमने आपको बताया ही है, चटगांव शस्त्रागार से। अब यहां पर समझिए, आज कई लोगों को नई बात पता चलेगी। अली ब्रदर्स जो थे, उसमें 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक। इन दोनों ने 1919 में खिलाफत पार्टी का गठन किया था। किसका? खिलाफत पार्टी का। तो गांधी इनके पास गए और अली ब्रदर्स से कहे, आप हमको ये कमान सौंप दीजिए और मैं इसका बृहद रूप चलाना चाहता हूं, जिसको हम असहयोग आंदोलन नाम देंगे। और यही कारण है कि गांधी के कहने पर अली ब्रदर्स ने इसकी कमान गांधी को सौंप दी। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो है वो खिलाफत पार्टी का क्या है? बृहद रूप है। तो असहयोग आंदोलन किसका बृहद रूप है? खिलाफत पार्टी का। चलिए 30 नंबर सवाल पे,
पहिए के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ठीक, 50 मिनट ना भा तो आप लोगों को एकदम वो हो गया बाटे आफत। चला जाया थोड़ा नियारे में जाया ज्यादा सही रहे। पहिए के निशान पहिए के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस प्राप्त होते हैं? ये एक साक्ष्य है जो कहीं ना कहीं से, ठीक, कहीं ना कहीं से मिलता है। देखिए, धौलावीरा से पीने योग्य पानी, ठीक, धौलावीरा से पीने योग्य पानी मिलता है, पहली बात। बनवाली से मिट्टी का हल मिलता है, मिट्टी का हल, ठीक। कालीबंगा से जुते हुए खेत पाए गए हैं, जुते हुए खेत पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीजें पाई गई हैं। विशाल स्नानागार लिख देते हैं, विशाल स्नानागार पाया गया है, ठीक है। पक्की ईंटों की सड़क पाई गई है, बहुत सारी चीजें पाई गई हैं, हमने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन सवाल है पहिए के निशान कहां से मिले? तो पहिया का निशान जो मिला है वो बनवाली से मिला। और पहिए बनाने की कला का विकास, पहिए बनाने की कला का विकास कब हुआ था? इसका विकास हुआ था नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। तो पहिया बनेगा तो पहिया चाक पर बनता है, चाक पर, जिसमें कुम्हार लोग बर्तन वर्तन बनाते हैं, गर्मी में सुराही उराही लेके जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि चाक का भी आविष्कार और पहिए बनाने की कला का भी विकास कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। चला अगले सवाल पे चला। उत्तराधिकार के युद्ध में कौन सा निर्णायक युद्ध है? उत्तराधिकार के युद्ध में कौन सा निर्णायक युद्ध है? शाहजहां के 4 लड़कियां रहन, दारा सिको रहन तो 13-14 थी, लेकिन 4 थी जरूरी रहन, बाकी सब ऐसे यारी वारी खेलत कूदत खात रहन, गोली कोनो खेले, कोनो भुच्चौल, कोनो आइस पाइस, लेकिन 4 तो उसके लड़के थे, दारा सिको, शाह सूजा, औरंगजेब और मुराद। इन चारों की एक ही मुराद थी कि गद्दी चाहिए हमका। अब चाहे अपने पिता को मार के ले, चाहे अपने भाई को मार के ले, बहुत गद्दी का संघर्ष शुरू चला आ रहा है, इसमें कोई किसी का सगा नहीं, गद्दी जिसको ठगा नहीं। तो उत्तराधिकार के 4 युद्ध हुए थे, जनरली देखा जाए तो 5 हुआ था। तो इसमें जो था, जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो सामूगढ़ का युद्ध था। पहला युद्ध था बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा था धर्मत का युद्ध, तीसरा था सामूगढ़ का युद्ध, और चौथा, या इसको 5वें नंबर पे रख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से, 4वें नंबर पे ये देवराई का युद्ध था। लेकिन इसमें जो निर्णायक युद्ध था, वो निर्णायक युद्ध कौन सा था? सामूगढ़ का युद्ध। तो उत्तराधिकार के युद्धों में निर्णायक युद्ध सामूगढ़ का युद्ध था। अरे बोल माई रे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे आगा खां पैलेस में बंदी नहीं बनाया गया? अरे आगा खां को थोड़ा पास रख दिए होते, इतना दूर का कर दिए, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे आगा खां पैलेस में बंदी नहीं बनाया गया? किसे आगा खां पैलेस में बंदी नहीं बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू, कस्तूरबा गांधी, गांधी सरोजिनी नायडू। किसको नहीं बनाया गया? फट से बताइए, क्योंकि ऑपरेशन 0 आवर चला था और उसके तहत इन तीनों लोगों को आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और जवाहरलाल नेहरू बेचारू का अल्मोड़ा जेल में डाल दिया गया। कहां पे? अल्मोड़ा जेल में, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है? राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, और अबुल कलाम आजाद जी को कहां पर? बांकुड़ा जेल में नजरबंद कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों का यह मानना था कि बड़े बड़े नेता जब जेलें चले जाएंगे तो आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा। यही कारण है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन होते हुए भी सबसे भयावह क्या है? आंदोलन है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमको बता नहीं आएंगे कई लोग, कोई दिक्कत नहीं, जहां हम नौ अगली बार से। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? माई हिंदी is too poor, I can't speak in Hindi because I know only English, ठीक है। सर जी उनका फोन आ रहा है, उठा लो। हमको क्या बता रहे हो? नंबर दोगे क्या है? मत देना। हमको कह रहे हैं कि सर उनका फोन है, बतियाल भैया, इसका तो बाद में देख ले, बाद में पता नहीं मिले कि ना मिले, बतियाल। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तुकाराम, समर्थ रामदास, वामन पंडित, नागभट्ट। दिमाग लगाइए, दिमाग। मैंने बताया था एक तो संत रामदास जो थे वो औरंगजेब के समकालीन थे,
उनको संत रामदास, समर्थ रामदास जी के नाम से भी हम जानते हैं। और वही का है कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे शिवाजी जो थे वो भी औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी। जो इनके औरंगजेब के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? वो कौन थे? समर्थ रामदास। अब मुझसे कोई पूछे कि हमारे गुरु कौन है, तो हमारे गुरु आप सब हैं, ठीक है, जो हमें बताते हैं कि सर कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे आप पढ़ा सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं। यू और मतलब मैं हमेशा कहूं आप सब मेरे हीरे हैं जिनको तराशना है, और मैं वो कोयला हूं जिसको आपको हीरा बनाना है। अब आपके ऊपर है, ठीक है, कि हमका आग में डाल के चाय बनोगे कि हीरा बनोगे, पर आप हीरे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, चलिए। हाँ, कोयला को जो हुक्म डाल फूंक ली है, यहां ध्यान दीजिए। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? यहां ध्यान दीजिए, तैमूर का आक्रमण। करीना कपूर का लड़कियां ना, तैमूर। मतलब हम ही सोचते हैं कि हमारे क्या भी क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं, हमारे भी क्या गुल्लू गुल्लू, जैसे जॉनसन बेबी वाले बच्चे कितने प्यारे होते हैं, उनके गाल को ऐसे हिला दीजिए तो 5 सेकंड तक हिलता रहता है। हम लोग तो पता नहीं, हम लोग जैसे पाथर के बने हैं। और तैमूर को जब पैदा हुआ, तैमूर का इतना क्रेज हो गया, इतना क्रेज हो गया कि जैसे लगा कि टॉम क्रूज का लड़का हो गया, ठीक है, या ब्रैड पिट का हो गया। तैमूर की मुस्कान देखने के लिए फैंस पागल। अरे यार, अपने लड़के की मुस्कान देखा, दूसरे लड़के की मुस्कान देख के अपने लड़के काहे नुकसान करते हैं। लेकिन अब का करी, भारत है, दूसरों के लिए बहुत समय है। तो देखिए 1221 ईस्वी में चंगेज खां का आक्रमण हुआ। चंगेज खां का 1498 में वास्को डिगामा भारत आ रहे हैं। क्या रहा? वास्को डिगामा। इनके घर में झगड़ा हो गया है, घर में इनका झगड़ा हो गया वास्को डिगामा के मेहरारू से, कहीं घर से निकल जाए दोबारा वो झाड़ू झाड़ू मारा, तो ये कहा कि नाव उठा चले आए, लहरियात लहरियात भारत पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद भारत से खूब पैसा लेके तब मेरे पास आवा तुम्हापति यहाँ। 1527 ईस्वी में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। और तैमूर, यार गलत कलर कह दिए, तैमूर का आक्रमण कब भरा? 1398 में। और किसके शासनकाल में? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। और नसीरुद्दीन महमूद के रहन तुगलक वंश का शासक था। आइए अगले सवाल पर आओ, अगले सवाल पर कहा था, अब सर जी तुसी ग्रेट हो, तोहफा मत कबूल करवाना, ऑनलाइन हो बेइज्जती हो जाएगी। आइए, मृत्यु लोक के देवता राजा परीक्षित का जिक्र किस वेद में मिलता है? ठीक है, मृत्यु लोक के देवता राजा परीक्षित का जिक्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, वेदा बताइए किसमें मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मृत्यु लोक के देवता राजा का जिक्र किसमें मिलता है? ठीक है, इसका एकदम नॉर्मल सा आंसर बता देते हैं आपको, अथर्ववेद है। अरे मोर माई रे, क्या है? अथर्ववेद है। क्या है आंसर? या एक जने डी कहा था, डी मां कूट दे वहीं की, डी पढ़ाया तब भी डी फॉर डॉग, सी है अथर्ववेद, ठीक है। आइए, ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने की? पूनम ढिल्लन। ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने की? अब पहले कितने लोग जानते हैं कि ढिल्लिका कौन सा शहर है? अरे राजा ढिल्लिका, दिल्ली पुराना नाम है ढिल्लिका, ठीक। ये सब ढील ढाल लोग रहते थे, लपुर झैया टाइप के, तो उसको नाम दे दिया ढिल्लिका। और उसके बाद जब लपुर झैया थे तो वहां शासन करना आसान था, इसलिए सब दिल्ली पर शासन किए। तो दिल्ली नगर की स्थापना है, ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने की? बताइए। सब लोग कहते हैं ना हम दिल्ली में तैयारी करने जाएंगे, वहीं पढ़ के आईएएस बनेंगे। अगर दिल्ली में पढ़ के आईएएस बनते तो सब लोग दिल्ली में अपन जनसंख्या बटोले तो पूरे देश का नाम दिल्ली कर देते। तो तोमरों ने, किसने? तोमरों ने ढिल्लिका नामक शहर की क्या की थी? स्थापना की थी। चलिए आइए आइए। हाँ यार, अरे मोबाइल है, जुकाम हमरे बहुत कई दिन से है, ठीक है ना होता है। लग रहा है कि जो कोरोना का तीसरा वेव है वो हमारे द्वारा पैदा होगा, लग रहा है। निम्न में से किस यात्री के नाम का धर्माचार्य है? निम्नलिखित में से किस यात्री का नाम का अर्थ धर्माचार्य है? निम्नलिखित में से किस यात्री के नाम का धर्माचार्य है? इसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें एक दो लोग हैं, उनको ये लग रहा है ना कि
मैं कैसे सामने वाले को डिमोटिवेट करूं? मुझे कुछ लिख रहा है लेकिन मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। मुझे उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि पता है, चाणक्य कहता है कि जो वृक्ष पर फल लदे होते उसी पे लोग पत्थर मारते हैं। बबूरे पेड़म क्यों पाथर ना मारत। तो वो लोग जो है, उन लोगों का ही कहना है, सर ऐसी भाषा बोल रहे हैं, टीचर को शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि जैसे वो सुबह शाम अंग्रेजी में बतियाते हैं। You know, I am very sincere and politely student. I really don't like to all this joking nonsense. Because my mom says, don't talk too much, don't listen too much, don't attract towards someone. अब भाई उनका गली मोहल्ला में देख ला तो जौन जौन भाषा में बतियाई है ना, वो भाषा सुनने के बाद बगल वाला काने में अंगुरी डाइक चला जाए। लेकिन वो सहूर बताइए, ऐसी भाषा बोल रहे हैं। मुझे गर्व है, मैं बंगाल में पढ़ा, तो बंगाल में आप देखिए सब बंगाली में बात करते हैं। आप हिंदी में बात करिए, हिंदी में बात करिए तो आपको ऐसा देखेंगे जैसा लगता है कि कहीं को दूसरे प्लूटो ग्रह से चले आए, जो कि ग्रह अस्तित्व में खत्म कर दिया गया। साउथ में जाइए, सब हमारे देशवासी साउथ में अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन हम लोग जो है, हम लोग कहते नहीं, हम अपनी भाषा में बतियाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे दिल्ली में 4 महीना कोई काम करके आता है ना, तो गांव में कहता है, मेरे को देखो यार क्या बचाऊं, बहुत थक जाता हूं यार सुबह शाम दिल्ली में काम करने, और चांदनी चौक के पीछे भगोना धोवत मिला था कभो कभार, और यहाँ आकर फटाहा जींस पहन के गांव में अपने आप को अंग्रेज। हमें अपनी भाषा पर गर्व है, ये हमारी मातृभाषा, और मैं इसी में बात करूंगा। क्योंकि पता है, क्योंकि मुझे इसी भाषा ने मेरा सबसे पहले मां कहना, पिता कहना, दादा कहना, मेरा नाम बताया। अभी चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, उग्र नहीं भैया, हम क्षमा चाहते। निम्न में से किस यात्री का नाम का अर्थ धर्माचार्य? इब्न बतूता ये मोरक्को से आया था, मोरक्को से, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। हुएनसांग कई बार बता चुके हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, इत्सिंग जो था 1671-72 में आया था, हर्षवर्धन के मरने के बाद आया था। फायान, फा शब्द का अर्थ होता है धर्म, समझिए, फा शब्द का अर्थ होता है धर्म, आयान का मतलब होता है आचार्य। तो फायान जो था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, इसको क्या कहा गया? धर्माचार्य। फायान क्या कहा गया? धर्माचार्य। जब मोदी जी हमारे दूसरे देश में जाकर हिंदी में भाषण दिए थे, तो आप लोग कहे हमारे देश की भाषा को इन्होंने सलामत रखा। अगर मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं तो मुझे बोलने का सहूर नहीं है? वाह, पहले के गुरु जो थे ना, वो अंग्रेजी नहीं बतियाते थे, वो अपने भाषा में बतियाते थे। जैक्सन की हत्या किसने की थी? अगला सवाल है। ठीक है, कुल मिलाकर अंग्रेजी वो नहीं बोल पाते हैं। हिंदी कैसे बोलते हैं? हिंदी, पानी अड़ा गया है, पोछा मार दो। पानी अड़ाता नहीं है, पानी गिरता है। अरे वो देखा, सांप देखो घुसुर गया है, घुसता नहीं है, घुसुरता नहीं है, घुसता है। यार आज का बताए, बहुत अंजोर है, अंजोर नहीं रोशनी। हिंदियों तो ढंग से नहीं बोल पाते हैं, तो अंग्रेजी क्या बोलिए? अंग्रेजी बोले आई एम गो, मैं गो। एक शब्द है, राम जाता है, राम गोज। जैक्सन की हत्या किसने की? एक्चुअली ये जो जैक्सन वाला हत्या है, इसको हम नासिक षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? नासिक षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। चापेकर बंधु ने रैंड और आयरेस्ट की हत्या की थी, रैंड और आयरेस्ट की हत्या किया था 1893 में। ठीक है, राज बिहारी बोस ने राजधानी के समय बम फेंका था, बेचारे ने बम फेंका, हल्डिंगवा हाथी बैठा रहा, हाथी आगे निकल गए, बम पीछे गिर गए। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी जो थे वो मुजफ्फरपुर कांड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर कांड से जुड़े हुए हैं। कौन? प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, अनंत लक्ष्मण कन्हारे जो थे, जो अभिनव भारत के एक सदस्य थे, लक्ष्मण अनंत कन्हारे या अनंत लक्ष्मण कन्हारे, इन्होंने नासिक के जनरल जैक्सन की क्या की थी? गोली मारकर हत्या कर दी। एक गोली मारे, बहराए पर इनमें छिछलेदर हो गए, तरबूजे। क्या समझिए? अगले सवाल चलिए। इसलिए मैंने आज शुरू में कहा, आज की क्लास उन हमारे शहीद आत्माओं के नाम, उन पुरुषों के नाम जिनकी वजह से आज मैं स्वतंत्र होकर बोल सकता हूं। नहीं तो अंग्रेज का शासन होता ना, तो अंग्रेज में कुछ नहीं समझते। ठीक है, और अंग्रेजी यहां हमारे देश में अंग्रेजी पता है कितना आता है? बस फेसबुक भर का हाउ आर, हमारे यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले, हाउ आर यू, आई एम फाइन, बस खत्म। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, बस। लैंग्वेज थूर देंगे ना। सर्वप्रथम राजन शब्द का जिक्र, ये देखो,
वेद नहीं होगा, किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? सर्वप्रथम राजन का जिक्र किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ठीक, किस प्रथम? देखिए, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये अथर्ववेद का हिस्सा है, तांड जो है ये सामवेद का है, शतपथ जो है ये यजुर्वेद का है। खास बात है कि सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है। और सर्वप्रथम राजन या राज अभिषेक का जिक्र जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। आइए अगले सवाल चलते हैं। निम्न में से क्रिप्स मिशन का सदस्य कौन नहीं था? निम्न में से क्रिप्स मिशन का सदस्य कौन नहीं था? ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में क्रिप्स मिशन आया था। आंदोलन के पहले चर्चिल ने भेजा था, जिसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई थी। ये आया था मार्च 1942 में आया था, इसको रिजेक्ट किया गया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। तो इसमें 3 लोग थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर पैट्रिक लॉरेंस, विंस्टन चर्चिल नहीं था। तो चर्चिल जो था, ठीक है, चर्चिल जो था, I can't teach in English. If I will start teaching in English, na, lots of the shutter will must go down. Who teaches English? I just love to talk in my desi language. Seriously, I really like that because I don't want to be pretend that what I am not. I always want to be a that who made me like this. मैं कभी वो pretend नहीं करना चाहता हूं कि मुझे बहुत कुछ आता है। मैं जहां जिस जमीन से जुड़कर आज मैं इस आवाम मतलब इस मुकाम तक पहुंचा हूं, मैं उसी जमीन से रहना चाहता हूं। बस मेरा यही मानना है। छोटा सा आदमी हूं, कोई नहीं, लफूट जहिया टाइप का रहता हूं, बस खत्म। बस ये रवि भैया, संदीप भैया, आलोक सर का ये बड़प्पन है कि मुझे मौका दिए और उस मौके में आपने हमारी सहायता की, जो कि मैं आज मुकाम पे हूं। ये सब आप लोगों की देन है। मैं तो बस थोड़ी बहुत मेहनत कर लेता हूं। तो कौन था? चर्चिल नहीं था। अगले सवाल चाहिए। मोकासा क्या है? मोकासा क्या है बताइए? मोकासा कहां है और कहां नहीं? मोकासा क्या है बताइए फट से। अब मोकासा ही ना कह दीजिएगा कि गोझिया है, मोकासा मुरब्बा है कि मोकासा का है, मोकासा पोकासा। मोकासा क्या है बताइए? मोकासा क्या है? मोकासा क्या है? मोकासा जागीर है। मोकासा क्या है? मोकासा एक जागीर है। चलिए आगे सवाल चलते हैं। गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, हार्डिंग द्वितीय, जॉर्ज पंचम, रीडिंग, किसने दिया था? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। अब बताइए, गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि हार्डिंग द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? हार्डिंग द्वितीय ने। चलिए, अब अगर अब की बार पेट का एग्जाम टला होला तो भाई हम बता देते हैं, हमसे ना हो पाए। अब हम क्या करें? वो जो एग्जाम में बनाता है हम लोग पहले ही सॉल्व करा देते हैं दिमाग लगा के। वो कहता है अरे मोर माई रही है, सवाल एग्जाम में रहा, पेपर कैंसिल करा। अब 4 दिन बाद करेगा, दूसरा पेपर बनाओ 4 दिन बाद, अब फिर फंस जाए तो फिर कहे अरे राम हो, अब हम ना बना पाओ, प्लीज हम अब और नहीं। यहां देखिए, रॉलेट सत्याग्रह का गठन कब हुआ? 1919, 1885, 1920, 1928। 1928 में बरदौली सत्याग्रह हुआ। क्या हुआ? बरदौली सत्याग्रह हुआ 1928 में। इसी समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। ठीक, या ऐसा कर सकते हैं कि इसी समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना भी की गई, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। आइए, उसके 1885 में कांग्रेस की स्थापना भरा डब्बा के शासनकाल में। डब्बा माने डफरिन। ठीक है, कांग्रेस के शासनकाल में, ठीक, शासनकाल में। ठीक है, जैसे मतलब टिफिन, डब्बा, डफरिन। ठीक है, 1919 में, अप्रैल 1919 में गांधी ने किसका गठन किया था? रॉलेट सत्याग्रह का गठन किया था। ठीक है, क्या कहता है? रॉलेट सत्याग्रह का गठन किया था। आइए अगले सवाल चलते हैं, 44 नंबर पे। चचनामा पुस्तक से किस स्थान की जानकारी मिलती है? चचनामा, ठीक है, चाचा चाची नहीं, पुस्तक अभी ना कहते चचनामा माने सर हमारो चाचा नहीं, चाचा चूची ना, चाचा ना। चचनामा पुस्तक से किस स्थान की जानकारी मिलती है? दिल्ली, लाहौर, सिंध और आगरा।
चाचा चाची वाला नहीं, चचनामा जो है, जो राजा दाहिर था उसके पिता का नाम चच था, ठीक है, चच। तो उसने वहां पर अत्याचार किया, इसीलिए लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की। तो चचनामा पुस्तक से कहां की जानकारी मिलती है? सिंध की जानकारी मिलती है। चचनामा पुस्तक से कहां की जानकारी मिलती है? सिंध प्रांत की जानकारी मिलती है, ठीक है। आइए आगे सवाल चलते हैं। समैया किस संप्रदाय का हिस्सा है? समैया किस संप्रदाय का हिस्सा है? अगला है, समैया किस संप्रदाय का हिस्सा है? हीनयान, श्वेतांबर, महायान, दिगंबर, ठीक है। समैया किस संप्रदाय का हिस्सा है? बताइए, हीनयान का, महायान का, दिगंबर का, श्वेतांबर का? देखिए, श्वेतांबर का है तेरापंथी। जैसे हमारे यहाँ हीनयान वाले जो है बौद्ध धर्म में, वो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, लेकिन जो महायान वाले हैं वो मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। उसी तरह क्या है कि जैन धर्म में भी जो तेरापंथी वाले थे वो मूर्ति पूजा के क्या थे? समर्थक थे। और समैया जो थे ये दिगंबर के हैं। दिगंबर संप्रदाय को भी किस नाम जानता है? समैया, ठीक है। समैया क्या कहा जाता है? समैया। और बस आखिरी 5 सवाल, इसके बाद जाइए मौज करिए। हमारा नाम लगाई दिया गुस्से ही है तो कहते गुरु जी रोक ले रहे हैं। गुप्त काल में सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? गुप्त काल में सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम? बताइए। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा, हाँ ठीक है, हम अभी दे चुके हैं, फिर से दे देंगे जाते जाते, ठीक। यहां समझिए, आइए, जरूर जरूर आइए। गुप्त काल में सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने, क्योंकि अरे मोर माई हो, अरे मोर माई रे, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलवाए थे, जिससे यह जानकारी मिलती है कि इसने सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। आइए, लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखी थी? लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखी थी? अगला सवाल है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखी थी? ययाति केसरी, लतांदु केसरी, नरसिंह देव, प्रताप रुद्रदेव? ऐसे ऐसे नाम अब पढ़ ही ना पाऊंगा। किसने रखी थी? हाँ, मेडिसिन ले लेंगे, जरूर ले लेंगे। ययाति केसरी ने। आप लोग इतना केयर करते हैं तो मुझे अपने, जब मैं क्लास में खड़ा होता तो मुझे अपना दर्द, अपना दुख समझ में ही नहीं आता है। पेट वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको पता है मेरा जब शोल्डर डिसलोकेट हुआ तो पट्टा बांध पढ़ाने आया था। तो ठीक है, क्योंकि आप लोगों का प्यार ना मुझे कहीं मतलब कोई दर्द कष्ट ही नहीं देता है। इसके बाद भले हमको सफर करना पड़े, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग यहाँ पर एक खोजते हैं, कोई एक प्यार करने वाला मिले, 2 प्यार करने वाला मिले। हमको तो इतने लोग प्यार करते हैं भाई। पिछली बार 5300 थे, आज 2700 2800 है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों का मन रूठ गया होगा, पर मना लूंगा मैं, इतनी मेरे अंदर क्षमता है। तो आइए, हमको इतने लोग प्यार करने वाले हैं। पता है मैं कितना लकी आदमी हूं दुनिया का। हाँ, मेरी माँ को मेरे पे गर्व होता होगा, ठीक। तो ऐसे आप भी करिए कि मुझे आप पर गर्व हो। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? बताइए। अमोघ वर्ष में कविराज मार की रचना की है, ठीक है, कविराज मार की रचना की। अब हिंदू विधि वाले बताइए किसने लिखा है? बहुत बहुत सही, किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने। किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। वह कौन सा मुगल बादशाह था जो दिन देखकर कपड़े पहनता था? हम बताएं? अमरीश भट्ट सर। आपके अमरीश सर भी दिन देखकर पहनते हैं, गुरुवार को पीला, शनिवार को काला, मंगलवार को लाल। तो कौन जिस दिन होता है दिन देख कपड़ा पहने जाता है, तो अमरीश सर है। अमरीश सर बताइएगा मत। है वह कौन सा मुगल बादशाह था जो दिन देखकर कपड़े पहनता था? वो था हुमायूं। हुमायूं जो था ये इसमें बहुत बिलीव करता था। जैसे आज शनिवार हम उधर करिए करिए पेन चलाए, हम भी थोड़ा बहुत मानते हैं, लेकिन मैं हरियर हरियर लाइन है। तो कहा है कि जो हुमायूं था ये दिन देखकर कपड़े पहनता था, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है। इट्स ऑल द थिंग इज दैट इट्स ऑल अ माइथोलॉजी, ठीक है, बट वी हैव टू ट्रस्ट ऑन दैट। वी हैवंट सीन हु इज अ गॉड, बट वी नो दैट देयर इज समथिंग सोर्स ऑफ एनर्जी विच इन द एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये मानना पड़ता है। हम कबो कबार पहन ले, जैसे कहते हैं लोग करिया ना पहना अशुभ होता है। अब होता होगा भाई, पूर्वज लोग कह गए हैं, सही बात है, होता होगा, तो वही चीज है, तो वही है। आइए आगे सवाल चलिए था 50 नंबर।
भारत में शास्त्रीय संगीत का उदय किस वेद में हुआ? शास्त्रीय संगीत में जानते हैं, ये अमीर लोगों का शौक है, गरीब लोगों को नहीं। गरीब लोगों का शौक तो बचपन का प्यार वाला। हम लोग तो बचपन में गले में भाई सिक्स आते, नहाते रहे, आम तोड़े, दूसरे बगिया में आम तोड़े जाई, बचपन में आइस पाइस खेल ले, ठीक है। ये बचपन का प्यार वार हमको ना पता रहा, मम्मी का प्यार पता रहा। तो शास्त्रीय संगीत पता क्या है? हमारे जो कॉलेज में बीटे वाले कॉलेज में एक बार क्लासिकल म्यूजिक आया, उस संध्या को 8 बजे से राग अलापना चालू किया, करना चालू किया, और सुबह 4 बजे तक हम लोग सब चले गए। हम 2-4 लोग बैठे थे, हम लोग होस्ट के थे, तो आदमी बगल में रो रहा था जोर जोर से, तो बड़े खुश हुए जो गा रहे थे, कहा नहीं आओ, तुम पूरी रात बैठे थे, हम तुमसे बहुत इंप्रेस हुए। तो कह रहा हम इसलिए नहीं रो रहे थे कि आप गा रहे थे, परसों हमारा पड़वा इसे चिल्ला रहा था, उमर गए, हम डर रहे थे आप लोग मर जाएंगे, कौन उठा के लेके जाएगा आपको, पड़वा वाला सिस्टम था। तो ये कब हुआ था? सामवेद में। तो भारत में शास्त्रीय संगीत का उदय किस वेद से माना जाता है? सामवेद से। ये था आज का आपका टॉप 50, ठीक। टॉप 50, अभी रुका नहीं, 2 मिनट रुका, भाग्य जी मुंह के मुका। ये था आपका टॉप 50। दूसरी चीज कहा, संदीप सर, ये है दूसरी चीज, कल संडे को आप सब लोग लाइव रहिएगा, ठीक है। संदीप सर के साथ मैथ खत्म करिएगा, ठीक है। In reality, he is a really good teacher of math, and he always try to explain you in the simple way. जितने साधारण तरीके से बताते हैं, मुझे नहीं लगता कोई बताता होगा, मैं तो खुद सीख लेता हूं इनसे थोड़ा बहुत। और उसके साथ साथ अगली चीज, ये हमारे देश को कल स्वतंत्रता दिवस है, उसके लिए मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं। जो वीर पुरुष ने हमें स्वतंत्र कराया, और ये हमारा फर्ज है कि हम अपने देश को अब किसी का बंदी नहीं बनने देंगे। हम कभी न जातिवाद, कसम खाइए कि न कभी जाति को लेकर लड़ेंगे, न कभी पार्टी को लेकर लड़ेंगे, केवल आम की बगिया में दूसरे के आम तोड़ने के लिए लड़ेंगे, तभी हमारा देश स्वतंत्र माना जाएगा। आज की डेट में हमारा देश स्वतंत्र क्यों नहीं पता है? ये हम लोग ही एक दूसरे को ऊपर शासन करने की सोचते हैं। बी इंडिपेंडेंट और बी डेवलप, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, कोई आपसे कुछ कह ना पाए। उसके साथ साथ चलिए, आप लोग जितने लोग लाइव थे सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चमुंडवा तो नहीं दिख रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि एग्जाम अब 24 को हो जाएगा, प्रश्न यहीं से आएंगे, व्याख्याओं से आएंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। हम फिर आपसे किसी दिन आपके एग्जाम के बाद अगर मुलाकात हुई, किसी राहों में चलते ही कुछ दूर रुकते ही उनका रास्ते में है उनका घर, कभी ऐसे रास्तों में मिल गए तो जरूर एक मुस्कान दे दीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, टाइम से खाना खाइए, सेहत का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।